चलो सभी लोग बेटा देखो सवाल क्या है। अ हैंगिंग मास कैपिटल M is connected to a 4 times bigger mass 4M by using a pulley arrangement as shown. The bigger mass is placed on a horizontal ice slab and is being pulled by 2 mg force. इसको इधर की तरफ 2 mg फोर्स से पुल किया जा रहा है। In this situation, the tension in the spring is x by 5 mg. इस सिचुएशन में स्प्रिंग में टेंशन है x by 5 mg। ठीक है, तो बताइए x की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। सवाल समझ गए हो? करो तुरंत आंसर बताओ। आपको पहले ये सोचना है कि क्या इस क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम है कि नहीं। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं बोला गया है कि बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में। और दूसरी बात आपको और ध्यान देनी है कि भैया ये जो आइस स्लैब है इसके ऊपर मास को खींचा जा रहा है और मास 4m को खींचा जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है m खींच जाएगा, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, एक्सेलरेशन इस तरफ, और इसका एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। बात समझ में आ रही है? तो अब हमको पहली इक्वेशन बताओ सत्यम, इस वाले की इक्वेशन बताओ। जो टेंशन कहाँ लगेगा, अगर ये इधर खींचेगा तो टेंशन कहाँ लगेगा, इधर की तरफ। और इस पे टेंशन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। इस पे वेट किधर लगेगा। अब सत्यम इसकी इक्वेशन बताओ। हाँ, किधर मूवमेंट हो रहा है इसका, इस तरफ हो रहा है। आंखों से देखो तो एक्सेलरेशन का एरो इधर बना हुआ है। ठीक है, तो 2 mg माइनस टी इक्वल टू 4ma। समझ गए? तो यहां से t की वैल्यू कितनी आएगी, 2 mg माइनस 4ma। ये पहली इक्वेशन हो गई। यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, t माइनस mg इक्वल टू ma। तो t की वैल्यू यहां से mg प्लस ma आ गई। अब इन दोनों t की वैल्यू को इक्वेट करके क्या निकाल लेना, a निकाल लेना। सही है, और a की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। निकाल के दिखाएंगे, कर लोगे। करना क्या था समझ गए, दोनों में से t की वैल्यू निकाल के इक्वेट करना है। देखो 2 mg माइनस 4ma इक्वल टू mg प्लस ma। mg इज इक्वल टू 5ma। सही है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू mm कट गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, g/5। यहां रख दो एक्सेलरेशन की जगह g/5, तो तनाव कितना है, या यहां रख दो mg प्लस ma की जगह g/5, 6 mg/5, तो ये 6 आ रहा है। x की वैल्यू कितनी हो गई, आगे समझ में? सिंपल क्वेश्चन था। इन सब सवालों में टाइम नहीं वेस्ट करना है अपने को, वहां पे ये सब आसान सवाल हैं। ये नहीं कि एक्सेलरेशन नहीं दिया है तो लगाओगे नहीं, आइस भी दिख रही है और इधर का इधर खींचा भी जा रहा है, और इक्विलिब्रियम नहीं लिखा है। समझे? हाँ, बताए, लिखो नहीं, देखो नहीं। इतने क्वेश्चन कर चुके हो आप लोग, लिख चुके हो, लिख लिख के क्या करोगे। अगला सवाल करिए, देखिए ट्राई मारिएगा। पैंतालीस डिग्री, 30 डिग्री, 10 मीटर की हाइट, यहां पे मास रखा है, इसको उधर खींचा जा रहा है। सब लोग देखो इधर। Two inclined planes are shown in the diagram. A block is projected from point A. A block is projected from point A along the surface with a velocity just sufficient to carry it to the top of the height 10 meter. मतलब इसको इतनी वेलोसिटी से पुश किया गया कि यहां तक पहुंच जाए बस। ठीक है, आफ्टर रीचिंग द पॉइंट B the block slides down on an inclined plane BC। जैसे ही ऊपर पहुंचा कहाँ आएगा,
नीचे आएगा। टाइम इट टेक्स टू रीच द पॉइंट सी फ्रॉम ए से सी आने के लिए जो टाइम लगा दिया है, और टाइम दिया है t √2 + 1 सेकेंड। तो बताओ t की वैल्यू क्या है? A से B से C तक पहुंचने में जो टोटल टाइम लगा वो कितना लग रहा है? t √2 + 1 सेकेंड। तो बताओ t की क्या वैल्यू? समझ गए? करो। आओ देखो, सभी लोग इधर ध्यान दो, हम क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो ये ऊपर यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, तो दो टाइम में बांट दो ना इसको। देखो सबसे पहले कहां से कहां जाओगे? टी ए से बी। पहले ये वाला टाइम निकालते हैं। यहां से यहां जाने के लिए ऑब्वियस सी बात है, आप लोग लगाओगे s = ut + ½ at² लगाओगे, सही है। और s की जगह क्या, s u2 0 हो गया, तो सीधा हम लोग ½ at² लगाएं। अब ध्यान दो बेटा, यहां से s का मतलब होता है यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अब देखो इधर, ये 10 है, ये कितना है? ये 45 है, तो ये निकाल लेंगे हम लोग। देखो, इन ट्रायंगल ABD sin 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन, तो यहां से 1/√2 = 10/AB, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई? 10√2। मुझे बात समझ आई? और A से B की डिस्टेंस को ही क्या कहा जाएगा? S, सही है। तो S की जगह हम लोग ने लिखा 10√2 = ½ एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखोगे? यहां से यहां तक जाने का। व्हाट इज एक्सेलरेशन इन एन इंक्लाइंड प्लेन? g sin थीटा। अरे भाई खोपड़ी को छेड़ो, फ्रिक्शन है तो g sin थीटा प्लस म्यू के g cos थीटा। फ्रिक्शन नहीं है तो केवल क्या बचा? g sin थीटा। कैसे डिराइव करवाया था? अरे पगलों, खोपड़ी घुसेड़ते नहीं हो कुछ। ये मास नीचे क्या लगेगा? mg cos mg sin r किसके बराबर? mg cos। और इस तरीके से f mg sin के बराबर डिवाइड करा। हम कहना क्या चाह रहे हैं कि यहां लगता है mg, यहां क्या लगता है? mg cos, और इधर क्या लगता है? mg sin। तो ये g sin थीटा का ही तो एक्सीलरेशन ओवरकम करना है ऊपर ले जाने के लिए। नहीं समझ पाए? तो एक्सीलरेशन की जगह क्या लिखा हम लोगों ने? g sin थीटा। ये पता नहीं क्यों दिमाग में नहीं बैठा पा रहे हो तुम लोग अपने। फ्रिक्शन है तो g sin थीटा प्लस म्यू के g cos थीटा। फ्रिक्शन नहीं है तो g sin थीटा। रट क्यों नहीं ले रहे हो एक बार में? हाँ, तो ये आ गया 20√2। g की जगह क्या लिखा? 10 sin 45 = t²। 1/√2 2 2 to 4, t² 4 आ गया, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 2 सेकंड। तो ऊपर जाने में 2 सेकंड लगा, इतना सारा सा। समझ में आया कि नहीं आया? अब ऊपर से कहां आओगे? नीचे आओगे। ऊपर से नीचे आते हैं। अब निकालते हैं टाइम B से C जाने का। तो जब भैया B से C जाओगे तो फिर से B से C की क्या निकालनी पड़ेगी? डिस्टेंस। ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखो भैया, sin 30 डिग्री = BD अपॉन BC। BD अपॉन sin 30 1/2 B। हाँ सही। BD कितना है अपना? 10। BC कितना है? निकालना है। तो BC कितना आ गया? 20। समझ आया? अब फिर से S = ½ at² लगा दो। S = ½ at²। S की जगह लिखा 20। A की जगह क्या लिखोगे? g sin थीटा। बोलो मुंह से, g sin थीटा। बैलो 40। g की जगह क्या लिखा? 10 sin 30 t²। sin 30 1/2 2 4 जा 8 = t²। t की वैल्यू कितनी आ गई? 2√2 सेकंड। तो भैया यहां से यहां तक जाने में 2 सेकंड लगा, यहां से यहां तक आने में 2√2 सेकंड लगा। टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम विल बी 2 + 2√2। 2 कॉमन आ गया, बचा 1 + √2। यह समझ में? अब बताओ, t √2 + 1 में t कितना है? 2। t कितना आ गया?
समझ आया कि नहीं आया? फिर भी दिमाग में घुसा नहीं? हाँ बेटा बोलिए। हाँ क्यों? ये 45 और ये 30 बराबर एंगल है क्या? तो फिर इंक्लिनेशन यहाँ अलग है, यहाँ इंक्लिनेशन अलग है, यहाँ अगेंस्ट ग्रेविटी, यहाँ टू द ग्रेविटी, और चीजें है ना, अलग अलग होगा भाई टाइम। ठीक है, करिए। लिखना है कि समझ में आ गया है? अरे भाई तुम लोग लिखोगे बैठ के ना यहाँ पे इस तरह, तो हम यहाँ 4 घंटा का पढ़ाएं, घंटा। आप समझ ही नहीं रहे हो, आपको बनना है तेज। वो ऐसे लपड़ झंडूस वाले काम नहीं करने हैं आपको कि लुल्ल बन गए घर जाके कूदने लग गए। थोड़ा तेज बनिए माइंड से। हटा दे। हर तरीके का सवाल करना, ये बात दिमाग में रखना आज। दो किलो अगर आपकी ये वाला गलत किए तो ऐसा घंटा मारेंगे कि 4 दिन तक बेहोश रहोगे तुम लोग। अभी पढ़े हो ये। सवाल सुनो जरा, इधर देखो। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स इज 0.5। ये देखिए बेटा, दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन कितना है? 0.5 का है, सही है। एंड द टेबल इज स्मूथ, टेबल पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स, क्या? अच्छा कंप्यूटर में चल रही है क्या? चलिए सवाल क्या है? द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड टू मूव द ब्लॉक्स टुगेदर। इनको साथ साथ मूव कराने की आप कितना फोर्स लगा सकते हैं? जल्दी से बताइए। हाँ भैया देखो ना, अब की बार अगर तुम लोग नहीं समझे, इधर जरा सुनो। मैंने उस दिन ये पूरा टेबल में ऐसे रखवा के बताया था, ऐसे स्यूडो फोर्स। भैया यहाँ जब आप फोर्स लगाओगे और इनको अगर आपको साथ मूव कराना है, क्या कराना है? तो मतलब F फोर्स 3 किलो पे लगाओगे क्या? तो पीछे की तरफ इस पे क्या क्रिएट होगा? स्यूडो फोर्स। क्या क्रिएट होगा? ये अगर आप आगे की तरफ खींचोगे तो यहाँ पीछे की तरफ क्या लगेगा? स्यूडो फोर्स। भूलो नहीं स्यूडो फोर्स। बात समझ में आ रही है? चलो इधर की तरफ लगेगा वो स्यूडो फोर्स। याद आया? क्या फॉर्मूला होगा स्यूडो फोर्स का? F1 इज इक्वल टू M1A। क्या लगेगा भाई? इस मास को पीछे की तरफ लेके जाएगा ना वो स्यूडो फोर्स। तो F1 इज इक्वल टू 1। और एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लीनियर मोशन जो फ्रिक्शन हो, म्यू के जी, पता है कि नहीं? A इज इक्वल टू क्या लगता है? वैसे तो आपको बता दें, ये कंडीशन भी अनुश्री मैंने बताई होगी। A जो पीछे की तरफ लग रहा है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या होगा? म्यू के जी। अगर A म्यू के जी से बड़ा हो गया तब तो ये पीछे फिसल के गिर जाएगा, लेकिन अगर ये दोनों क्या है? बराबर है, तब वो साथ साथ चलेंगे। तो A म्यू के जी के क्या होगा? बराबर होगा। नहीं समझ में आ रहा है? ये म्यू के जी किधर लग रहा होगा? एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा, म्यू के जी किधर लगेगा? इधर की तरफ उसको रुकेगा, म्यू के जी। नहीं समझ में आया? पक्का आ गया? ठीक। तो F1 किधर की तरफ लग रहा है? इधर की तरफ। 1 इंटू 0.5 इंटू जी, 0.5 इंटू 10 मतलब 5 न्यूटन का फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है जो इसको पीछे खींचेगा। आया समझ में पारस? तो बताओ F फोर्स कितना होगा? आप बताओ पारस कितना आ रहा है? कैसे किया? हाँ ये देखिए, F आगे की तरफ लग रहा है, माइनस F1 कहाँ लग रहा है? पीछे की तरफ।
इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से बॉडी कहाँ जा रही है, आगे की तरफ। आया समझ में? पारस बताओ। एफ के की जगह लिखा 5, एम की जगह 3, एक्सेलरेशन की जगह पांच आ रहा है एक्सेलरेशन कैसे? नहीं ये मास को 3 क्यों लिखा है? स्यूडो फोर्स इक्वल टू क्या बोल रहे हो भाई? हाँ बोल, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कहा आपने? क्या बोल रहे हो? ये अरे ये जो फोर्स लगाया जा, जो एम हो रहा है आगे की तरफ, ये 2 kg पे फोर्स लग रहा है ना, नहीं समझे? एक्सेलरेशन क्या लगाओगे, म्यू के जी। एफ माइनस 5 इक्वल टू 2 इंटू म्यू के की जगह 0.5 इंटू 10, 5 दूनी 10, 10 प्लस 5 कितना आ गया? नहीं समझ में आया? अभी उस दिन भी कराया था मैंने, उस दिन भी नहीं 2 दिन पहले कराया था मैंने। भूल गए आप लोग? स्यूडो फोर्स भूल जाते हो बार बार। चलो रख लो इसको एकदम। अगला देखिए, हाँ लगाइए ये सवाल देखो बेटा। 2 फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन्स, 2 फिक्स फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन है, एक 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक बना रहा है 30 डिग्री का एंगल, ये 2 blocks A and B are placed on it. A और B 2 blocks इन पे रखे हुए हैं, ठीक है। What is the relative vertical acceleration of A with respect to B? Find relative vertical acceleration of A with respect to B. मतलब पहले A का वर्टिकल एक्सेलरेशन निकाल लो और B का निकाल लो और फिर उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लो। पहले क्या समझते ही हो? एक काम करो, इधर बोर्ड पे देखो बेटा, हमको पहले ये बताओ क्वेश्चन का मतलब समझ में आया है? रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन का डिफरेंस निकालना है, मतलब हम लोग को वर्टिकल एक्सेलरेशन का। हम इसका बताते हैं, इसका आप निकालिएगा, ठीक है। आओ देखो, सबसे पहले तो जब ये बॉडी यहां पे आएगी तो हमको ये बताइए कि इधर की तरफ एक्सेलरेशन कितना होगा, जी साइन थीटा। चाहे ये वाली बॉडी हो चाहे ये वाली बॉडी हो, दोनों ही बॉडीज पे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होता है अगर फ्रिक्शन नहीं है तो। पक्का समझ में आ गया? अब इस वाले जी साइन थीटा का, ये ए है, ये ए है जैसे मान लो, इसका हमें क्या निकालना है, वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, ठीक है। तो अगर ये ए है तो कौन सा एंगल पहले तो 60 होगा, क्या ये एंगल 60 होगा? नहीं समझे मेरी बात। ये 60 है तो अल्टरनेटली ये 60 होगा ना, इधर वाला हिस्सा। तो अगर ये ए है तो क्या ये जी कॉस थीटा होगा? ये क्या होगा, सॉरी ये ए है तो ये ए कॉस थीटा होगा और ये क्या होगा, ए साइन थीटा होगा। बोले ये बात समझ में आ गई? ये ए कॉस थीटा और ये क्या है, ए। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है ए साइन थीटा और ए किसके बराबर है, जी साइन थीटा। तो जी साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट आ गया जी साइन स्क्वायर थीटा। बोलो ये बात समझ में आ गई? तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है जी साइन स्क्वायर थीटा। नहीं आया समझ में? अब हमें इसका वाला निकालना है पहले तो। हाँ तो देखो, अच्छा
तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट का g sin स्क्वायर थीटा, g की जगह क्या लिखा 10 sin स्क्वायर 60, 10 sin 60 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया 30/4 15/2 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ये किसके लिए है, ए बॉडी के लिए। अब आप किसके लिए निकालोगे, बी के लिए, g sin स्क्वायर आपकी बार थीटा की जगह क्या लिखोगे 30, 10 sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1/4 5/2 2.5, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आ गया 7.5 में 2.5 का कितना बचा 5 मीटर पर स्क्वायर। क्यों माइनस किया, रिलेटिव नहीं माइनस क्यों किया, देखो माइनस तो हमेशा ही करेंगे रिलेटिव में, लेकिन एक्चुअली सब्ट्रैक्ट क्यों किया 7.5 को 2.5 से, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन नीचे ही, एक्सेलरेशन इधर था तो वर्टिकल कंपोनेंट इधर है। अगर एक नीचे जाती और एक कहां जा रही होती तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं। नहीं पल्ले पड़ा, करना है कर लो। अगला सवाल देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, एक ब्लॉक है इसका मास है 5 किलो, इस पे दो तरह से फोर्स लगता है। एक फोर्स लग रहा है ऐसे 20 न्यूटन का 30 डिग्री के एंगल पे, एक फोर्स लग रहा है ऐसे 20 न्यूटन का 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 0.2 दिया है सरफेसेस के और ब्लॉक के बीच में, तो एक्सेलरेशन का डिफरेंस निकालिए, मतलब वही रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालिए, एक्सेलरेशन का डिफरेंस, दोनों की ही वजह से एक्सेलरेशन का डिफरेंस हम नहीं बता रहे, आप जानिए, अपना अपना देख लो क्या करना है। चलो अनुज, सभी लोग हम ये वाला बता रहे हैं, अनुज हमारी मदद करेंगे। अनुज बताओ, अगर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो कहां कहां क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं, सारी फोर्सेस रिजॉल्व करके बताओ। F cos थीटा, बहुत बढ़िया, नीचे शाबाश, और बोलो 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 है? अरे बोली हो, ऊपर आर, नीचे, अरे वजन लगी है कि ना लगी है, हाँ, और बॉडी आगे जा रही है ए एक्सेलरेशन से, मतलब पीछे क्या लगेगा फ्रिक्शन लगेगा, और तो कोई फोर्स बचा नहीं। अब इक्वेशन बनाने में कौन बहुत बड़ी बात है अपने लिए, क्यों ना बोलो बेटा, पहली बोलो, पहली इक्वेशन बोलो, पहले सुनो, और वर्टिकल कंपोनेंट्स को इक्विलिब्रियम पे लाओ। ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर और कुछ लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है प्लस F sin 30, बोलो ये बात समझ आई, निकाल लें क्या पहले, M की जगह 5, G की जगह 10, F की जगह ये, उसकी जगह ये, 50 10 कितना आ गया 60, रख लेते हैं, काम देगा। इधर देखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे काम करो, हॉरिजॉन्टल F cos थीटा माइनस एफ के इक्वल टू एम ए, तो F की जगह लिखा 60 20 cos 30 माइनस एफ के क्या होता है म्यू के आर इक्वल टू एम ए, एम की जगह क्या लिखा 5, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 10 17.32, म्यू के की वैल्यू कितनी दी है 0.2 into 60 इक्वल टू 5 8, बताओ भैया सॉल्व करके, 1.2 17.32 माइनस 1.2 15.3 15.2
15.2 इक्वल टू 5a, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 3.04। यही आ रहा है। इस तरह नहीं किया हमने 10√3 - 8 इस तरह का। ठीक है, ये आ गया सबको समझ में। अब इसी तरीके से किसका निकालोगे, इसके कंपोनेंट को तोड़ लोगे, इसका एक्सेलरेशन निकालना, दोनों के एक्सेलरेशन क्या करना माइनस करना। ये करने की जरूरत है, सारा सवाल है, इसमें क्या करोगे, सवाल वो लिखिए और करिए जिसमें कैलकुलेशन ना हो, दिमाग हो। इसमें कौन दिमाग था। हाँ हटा रहे, चलिए अगला दें। चलो अच्छा सवाल है, इतने सवाल तो लगा ही नहीं हो कि अगर एफबीडी बेस्ड आ गया, फ्रिक्शन आ गया, तो कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के रेजोल्यूशन से कर ही लोगे क्वेश्चन। अगर फिर भी अभी भी नहीं कर पा रहे हो सवाल, तो भाई आप लोग की मूर्खता है कि आप घर पे पढ़ते नहीं। अगला सवाल करो, अच्छा सवाल। ये थीटा, ये भी थीटा, इनकी बीच की दूरी टी, यहां मास रखा है m, लगाओ बुद्धि। An object of mass m being moved with a constant velocity under the action of applied force of 2 Newton. कांस्टेंट वेलोसिटी से 2 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको कहां लेके जा रहे हो, ऊपर। तो along the frictionless surface, फ्रिक्शन भी नहीं है। चलो अब इनमें से कौन सा ग्राफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ सही है। दो न्यूटन लाइट चली गई, ये जला लिया। इतनी देर में उठ के तो भैया बड़े बड़े चीजें हो जाती है ना, कोई एक लाइट नहीं जला पा रहा है, सब सोच रहे हैं कौन जलाए, कौन उठे। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, आओ देखो भैया, इस मास को 2 न्यूटन के फोर्स से कांस्टेंट वेलोसिटी से कहां लेके जा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं। बात समझ आ रही है। और फिर वो अल्टीमेटली यहां से कहां आएगा, यहां आएगा, यहां से यहां, यहां से यहां। तो बताइए कौन सा ग्राफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, सोचो। ये बी वाला ग्राफ, बी वाला ये, ठीक है। हाँ भैया बताओ क्या कह रहे हो, ए है कि बी है कि सी है कि डी है, सी और डी तो नहीं है ना, ए और बी में कौन सा, बी। ए क्यों नहीं है, यहाँ पे फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, ना कि क्या कहते हैं वो, आपको क्या लगता है वो एक्सेलरेशन और
अच्छा, इधर से 2 न्यूटन का फोर्स लगाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो बॉडी पे 2 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स लग रहा है जब तक वो d/2 डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर ले, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। यहाँ पे आके फिर डायरेक्शन चेंज हो गया, जिसकी वजह से फोर्स प्लस से क्या हो गया, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन चेंज हो गया, इसलिए वो प्लस से माइनस हो गया है। अब हमको बस ये बताओ कि ये क्यों नहीं है, ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों नहीं है। अच्छा, ये जिस फोर्स से ऊपर जाएगी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यहाँ एक समस्या क्या है, बस कांस्टेंट वेलोसिटी है ना। एक ही चीज देखो, अगर ये बॉडी यहाँ पहुंचती है मान लीजिए वो, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, इधर की तरफ क्या लगेगा mg cos, और इधर की तरफ क्या लगेगा mg sin। सही है, इधर की तरफ बताइए सेम चीज mg sin, और इधर क्या लग रहा है mg cos। तो दोनों ही केसेस में g sin थीटा, आप लोग ध्यान दो, g sin थीटा नीचे, g sin थीटा कहाँ लग रहा है, नीचे तो लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा। दोनों ही केसेस में जिस फोर्स की वजह से बॉडी ऊपर जाती है उसका g sin थीटा तो नीचे लग रहा है। फिर इनमें से कौन सा आंसर होगा, हाँ तो एक्सेलरेशन की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे जो बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, नीचे की तरफ तो एक्सेलरेशन लगेगा ही लगेगा, वेलोसिटी भले कांस्टेंट, मतलब जिस फोर्स की वजह से बॉडी को ऊपर लेके जाया जा रहा है वो फोर्स एक्सेलरेशन नहीं क्रिएट कर रहा है बस। लेकिन अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो लगेगा ही लगेगा ना, तो लगना ही लगेगा। अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि g sin थीटा, g sin थीटा तो नीचे ही लगेगा ना, हाँ इधर भी नीचे, इधर भी नीचे, g sin थीटा पे नहीं डिपेंड करेगा। आओ भैया, किस पे डिपेंड करेगा, अच्छा आओ बता रहे हैं, देखो जब बहुत आसान सी चीज है, ऐसे सोच सकते हो, ये आंसर सही है A1। अब हम क्या कह रहे हैं कि बॉडी पे फोर्स लगाया गया इधर, फोर्स लगाया गया, बॉडी का फोर्स इधर है तो वर्टिकल कंपोनेंट इधर होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर होगा इधर, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। सही है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, इसलिए इनिशियली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट प्लस होंगे। नहीं समझ में आया, बस यही रीजन है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है बॉडी भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो इनिशियली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट प्लस रहेंगे, इसलिए ये आंसर सही है। ये आंसर क्या है, नहीं समझ में आया, तो सोच क्या नहीं पा रहे थे ये चीज। अरे क्वेश्चन हमने ये वाला किया है ना, बॉडी को ऊपर फेंका गया तो क्या प्लस लोगे क्या माइनस लोगे, ऊपर फेंका गया g माइनस, नीचे आ रही है g, ऊपर फेंका गया तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है और इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो u और h को दोनों प्लस लेते थे, बॉडी को ऊपर फेंका लेकिन आ कहाँ रही है, तो u क्या लेते थे ऊपर की तरफ माइनस, और h क्या लेते थे नीचे की तरफ प्लस। नहीं याद है भैया, याद है, आया समझ में ये आंसर क्यों है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। बॉल को जब ऊपर फेंकते हो, यहाँ से बॉल को तुमने ऊपर फेंका तो यहाँ से लग रहा है माइनस जी, जिसकी वजह से वहां जाके रुक रही है। हाँ ये क्यों, अरे ये जो जी साइन थीटा लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, तुम उस तरह से मत समझो। देखो अच्छा हो, एक ये आखिरी सवाल देख लो एडवांस का, ये बेटा 2018 एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। A solid horizontal surface is covered with a thin layer of oil, क्या बोला,
a solid horizontal surface is covered with a thin layer of oil. ठीक है, a rectangular block of mass 0.4 kg rest on the surface. एक 0.4 kg का रेक्टेंगुलर ब्लॉक इसके ऊपर सरफेस पे रखा हुआ है, रेस्ट पे। टेल है मतलब वो खिसकेगा, फ्रिक्शन की बात है। सवाल क्या है? एन इम्पल्स ऑफ 1 न्यूटन सेकेंड इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। 1 न्यूटन सेकेंड का क्या लगाया गया? इम्पल्स लगाया गया ब्लॉक पे इनिशियली, सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग विद एन एक्सेलरेशन विद अ वेलोसिटी ऑफ, ताकि ये v0 e टू द पावर -1/टाउ वेलोसिटी से कहाँ जाने लग जाए? आगे की तरफ जाने लग जाए। v0 इनिशियल वेलोसिटी और टाउ जो है वो 4 सेकेंड है, टाइम दिया कितना? 4 सेकेंड। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक एट 4th सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ब्लॉक का 4थे सेकेंड में, अगर e टू द पावर -1 की वैल्यू 0.37 दी हुई। फ्रिक्शन के बारे में ऐसा कुछ कहा नहीं गया यहाँ पे, मतलब वो तेल इसलिए लगाया गया ताकि सरफेस क्या हो जाए? फ्रिक्शन लेस हो जाए। सवाल समझ गए हो? फिर से बोले एक बार। 0.4 kg का मास तेलीय सतह पर रखा हुआ है ना, और इम्पल्स कितना जनरेट होता है? 1 न्यूटन पर सेकेंड। समझ गए हो? अगर ये वेलोसिटी कंपोनेंट है, अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये है v0 e टू द पावर -1/टाउ और p की वैल्यू कितनी है? 4, तो बताइए कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 4 सेकेंड? आओ देखो इधर, सभी लोगों से निवेदन है कि इधर ध्यान दें। क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से सुन लो। सुनना क्या है, समझ में आ ही गया होगा। आओ, सबसे पहले तो बेटा आप ये समझिए कि इसको क्या दिया गया? इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। सुनो, यूजिंग impulse is equal to change in momentum। तुम्हें देखना है, J की जगह क्या लिखा? 1। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मास तो चेंज होगा नहीं कभी, तो 1 इक्वल टू mv2, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी? हाँ, ऊपर लिखते हैं। देखो बेटा, J का फॉर्मूला डेल्टा P, J इक्वल टू P2 माइनस P1 है ना। J कितना दिया है? 1। समस्या ये कि वहां लिखेगा कि इंटीग्रेट बहुत लंबा करना है। P2 की जगह क्या लिखोगे? mv2 और P1 क्या होगा? 0। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? क्योंकि बॉडी रेस्ट पे थी, तो 1 इक्वल टू mv2, तो v2 की वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाई m, और m कितना है? 0.4। तो वेलोसिटी कितनी आ गई? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड चलते समय। बात समझना, जब बॉडी रेस्ट पे थी तो रेस्ट पे थी, जैसे ही उस पर मोमेंटरली फोर्स लगाया गया, मोमेंटरली फोर्स मतलब इम्पल्स लगाया गया, तो जब वो चली, क्या बोला? जब वो चली तो इतनी वेलोसिटी से, तो टेक्निकली चलते समय यही इनिशियल वेलोसिटी। नहीं समझ मेरी बात? जब वो चली तो इतनी से चली है कि नहीं है? अब हम लोग को क्या देखना है कि वेलोसिटी जो है वो समय के साथ वेरी कर रही है। आंखों से देखोगे तो वेलोसिटी समय के साथ क्या कर रही है? तो यूजिंग हाउ वेलोसिटी इज इक्वल टू v0 e टू द पावर 1 माइनस 1/t। सही है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, s या x जो कह लो, तो हम इसको ds/dt कर देते हैं। क्या करें? dx/dt की ds/dt, जो मर्जी आए वो करो। e टू द पावर -1/t, ये बात क्लियर है? आ रहा है समझ में? ये dt इधर जा क्या कर देगा?
तो ds इज इक्वल टू डी नॉट ई टू द पावर माइनस 1 बाई टी डी टी। अब ये इंटीग्रेट करने योग्य हो गया। ये v नॉट कितना है 2.5, v नॉट कितना है इनिशियल टू 2.5 पकड़ी ना, तो इंटीग्रेट मार रहे हैं ds v नॉट कांस्टेंट है, इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस 1 बाई टी डी टी को। ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर समथिंग, e टू द पावर माइनस 1 बाई टी का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस 1 बाई टी ही होता है। डिफरेंशिएशन भी यही होता है, इंटीग्रेशन भी यही होता है, ठीक है। हाँ, e टू द पावर माइनस 1 बाई टी का e टू द पावर माइनस 1 बाई टी हो गया, और ये 1 बाई टी है, इसका माइनस 1 डिवाइड में आना चाहिए। आओ देखो बेटा, तो e टू दी पावर माइनस 1 बाई टी का इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर माइनस 1 बाई टी होता है। बस ये डिवाइड में आ जाएगा कोफिशिएंट, इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट डिवाइड में आ जाता है, समझ गए। अब देखो लिमिट्स लगाएंगे आप। जब डिस्प्लेसमेंट था 0, कब, जब टाइम क्या था, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा जब टाइम कितना हो जाएगा 4। तो s इक्वल टू वी नॉट की जगह क्या लिखोगे 2.5। अब यहां से सॉल्व कर लोगे कि बताएं, जहां जहां t लिखा है वहां वहां पहले क्या लिखोगे e टू द पावर माइनस 1 बाई 4 अपॉन माइनस 1 बाई 4 माइनस जहां जहां t लिखा है वहां वहां क्या लिखोगे। तो ये 0 जब यहां लिखोगे तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा ना, तो क्या बना देगा, नहीं समझ पाए, हो गया सॉल्व। यहां से ये 4 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा, अरे 10 e टू द पावर माइनस 1 बाई 4। ये चीज का सोचना है, e टू द पावर माइनस 1 बाई 4 का क्या किया जाए, e टू द पावर माइनस 8 बाई, इसी में e टू द पावर माइनस 1 की पावर 1 बाई 4, लेकिन फिर भी 0.34 की पावर निकालना तो रहेगा हम लोग को। चलो कर लो।